YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो चर्चा करते हैं जींद उपचुनाव को लेकर ही कि आखिरकार और क्या क्या बयान सामने आ सकते हैं और जो मतदान है वो किस तरह से मन में अपनी बातों को लेकर वोट करते जा रहे हैं। अगर बात करें 10 बजे तक की तो लगभग 25% मतदान हो चुका है। स्टूडियो में हमारे साथ राजेंद्र जादौन साहब वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इसके अलावा संपादकीय सलाहकार धर्मपाल धनखड़ साहब भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जादौन साहब, आप लगातार जींद उपचुनाव को लेकर अपडेट लेते रहे हैं। 15 दिन से ज्यादा का प्रचार भी आपने देखा है जींद उपचुनाव में। किस तरह से जो प्रत्याशी थे तमाम पार्टियों के वो पसीना बहाते नजर आए हैं। क्या लगता है कि जो मतदाता है वो उन प्रत्याशियों की बातों को समझ पाया है? क्या जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं उसको ध्यान में रखकर वोट दिया जा रहा है, या वाकई में अब भी उम्मीद है कि जींद की तस्वीर इस चुनाव के बाद कम से कम बदल सकती है? देखिए, मतदाता तो सारा जो है लगातार सभी दलों को देखता है और उसको एक्चुअल में जो भी दावे किए जाते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, वो धरातल पर मतदाता ही देखता है सही तरीके से। क्योंकि राजनीतिक दलों के तो अपने दावे होते हैं, उनकी अपनी कल्पनाएं होती हैं, तो वो उन कल्पनाओं की उड़ानों में भी उड़ते हैं। लेकिन मतदाता देखता है कि वास्तव में ये उड़ान जो है इसका कोई अर्थ है कि जमीन पर कुछ उतर रहा है, उसके बीच में आ रहा है, वो देखता है। तो विकास के मामले में जींद की उपेक्षा हुई है। इस सरकार, तमाम सरकारें, किसी एक सरकार की बात करेंगे तो लगेगा कि ये हमारे खिलाफ बात जा रही है, लेकिन तमाम सरकारें लगातार जो आती रही, ठीक है, तब भी जो है आपके पास बनी रही। जयदीप राठी हमारे संवाददाता बूथ नंबर 65 और 66 पर मौजूद है। जयदीप, फिलहाल आपके पास कोई ताजा जानकारी हो, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है? वोटर किस तरह से अपनी बातों को रखते नजर आते हैं, क्या कहते हैं इस चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिएगा जींद अभी हम 65-66 नंबर बूथ है और ये जो बूथ नंबर है जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कृष्ण मिड्डा, उनका जो वोट है वो यहीं पे है। अभी कुछ देर पहले ही वो वोट डालने आए थे और अपनी बात वो भी रखते हमारे सामने रखी कि जनता जो है विकास के मुद्दे पर जो है वोट डालने वाली है और इसी को लेकर वो जनता के बीच में भी थे। और उन्होंने कहा अपनी माँ को, अपनी माता जी के साथ आए थे कृष्ण मिड्डा, कि अपनी माता जी से आशीर्वाद लेकर वो यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए और अपनी जीत का जो है दावा भी वो करते नजर आए। तो बिल्कुल वोट परसेंटेज की बात करें, पहले 2 घंटे थे उसमें जो है 15% जो है वो मतदान हुआ था। अब 4 घंटे हो चुके हैं जो है वोटिंग को शुरू हुए। नियर अबाउट जो है 35% के करीब जो है ये जो अब पहुंच चुका है, जो मतदान है 35% के करीब हो चुका है। तो बिल्कुल इससे साफ जाहिर है 4 घंटे में 35% के करीब जो है वो वोटिंग हो चुकी। तो साफ कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि कितनी जो है गंभीरता से चुनाव को नेता तो ले ही रहे थे, जो वोटर यहाँ का है वो भी कितना अवेयर हो गया है और खुल के जो है वोट किया जा रहा है, खुल के लोग बातचीत भी कर रहे हैं यही कि वो विकास के मुद्दे पर जींद को विकास होना चाहिए, जींद में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, एजुकेशन की बात है, अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ होने चाहिए, हेल्थ के लिए बेटर होना चाहिए। और किसानों की बात करें, किसानों के लिए भी जो पानी की व्यवस्था है, नहरी पानी की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त किया जाए। तमाम मुद्दे हैं जींद के, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो बेसिक नीड्स हैं यहाँ के लोगों की, उन्हीं को लेकर लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आज जिस तरीके से वोटिंग की जा रही है, ये बिल्कुल पहले ही जाहिर था कि इस उपचुनाव में जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है वो जो है मतदान होने वाला है। और उसकी एक झलक हम देख रहे हैं, पहले 4 घंटे में करीब 35% के करीब जो है वो वोटिंग हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो बिल्कुल एक एक वोटर को इस तरीके से अपनी वोट का जो वोट की जो पावर है वो अब की बार मतदाताओं ने साफ दिखा रहे हैं। दोपहर होने को है, सुबह जाने को है, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि लाइनें लगनी अब शुरू हो चुकी हैं या फिर आराम से वोट किया जा रहा है मतदाता के द्वारा? तस्वीर अगर आप दिखा दें इस बूथ की। बिल्कुल, देखिए लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। जिस बूथ नंबर पर हम मौजूद हैं मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से
भारी संख्या में ये 65-66 नंबर बूथ है। यहाँ पर आप हजूम देख सकते हैं इस गली में, ये इस गली के अंदर जो है मतदान केंद्र बनाया गया है। आप हजूम देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं मतदान के लिए। हालांकि उनको पुलिस की भी जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, उनको 1 बाय 1 करके जाने दिया जा रहा है। लेकिन अब जो है दोपहर का समय आ गया, 4 घंटे हो गए वोटिंग को शुरू हुए, तो लोग घरों से निकल गए। भारी संख्या में अब जो है मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए वोट डालने के लिए। अब जयदीप, ये झंडे किस तरह से दिखाई देते हैं मतदान केंद्र के नजदीक? 100 मीटर के बाहर है ये क्या? किस तरह के झंडे हैं? जी जी बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पेट्रोलिंग पार्टी भी आई थी और यहाँ पर फिर भी कुछ पार्टियों के जो झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं। क्या ये 100 मीटर के दायरे में किया जा रहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो वर्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं से जब पुलिस थोड़ी सी साइड हो जाती है तो अपने झंडे भी निकाल लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो जो यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं उनको बताने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जयदीप, भारी संख्या में ये 100 मीटर के दायरे में है क्या जो झंडे फहराए जा रहे हैं किसी विशेष पार्टी के? में भारी मतदान होने वाला है। हमारे साथ हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है। आप यहाँ पे आए हैं, वोटिंग के लिए आए हैं, किस तरीके का माहौल? बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं और भी कई बूथों पे गया हूँ और शांतिप्रिय माहौल चल रहा है, बड़ा अच्छा। और मेरी सभी से हाथ जोड़ के अपील है, सारा दिन का जो माहौल है अच्छा रहेगा, अच्छा चले और मतलब चुनाव के सिस्टम में चक्कर में अपना भाईचारा खराब ना करे, सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है। जी बिल्कुल, लोग यहाँ वोट के लिए आ रहे हैं और यही कह रहे कि चुनाव चलता रहेगा, चुनाव है, चुनाव फिर भी आएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। चुनाव राजनीति को लेकर जो आपसी प्यार प्रेम, आपसी भाईचारा है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये जो जींद का उपचुनाव है, जिस तरीके से हाई प्रोफाइल बन गया था, सभी बड़े दिग्गज नेता हैं वो चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को उतारा, बीजेपी से जो है कृष्ण मिड्डा चुनाव मैदान में है, उनके पिताजी यहाँ से लगातार 2 बार विधायक बने हैं। उसके अलावा जेजेपी नई पार्टी बनी है और दिग्विजय चौटाला जो है बड़ा चेहरा है, दिग्विजय चौटाला भी जो है इस चुनाव मैदान में है। तो बिल्कुल अब देख सकते हैं यहाँ पर अशोक तंवर यहाँ पर पहुँचे हैं, इस बूथ का दौरा करने के लिए पहुँचे। हम अशोक तंवर जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से। तंवर साहब, आप यहाँ पे आए हैं, लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? जहाँ भी आप माहौल आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो बूथ है उसी में सबसे ज़्यादा लोगों का तांता है और ये इस बात को दर्शाता है कि 50 से लेकर के 70 से 80% वोट जो है वो केवल कांग्रेस को जा रहे हैं। पूरे अगर विधानसभा हल्के की बात करें तो शुभ संकेत है। लोग जो चाहते थे कि यहाँ जींद की तरक्की हो, जींद का विकास हो, जींद में बुनियादी सुविधाएं, यहाँ पीने का पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, पूरा शहर जो है गंदगी के ढेर में, कोई ऐसा चौक नहीं जहाँ कचरा नहीं होगा और गौ माता उस कचरे को खाती हुई नहीं मिलेगी। तो ये बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जींद की तरक्की और आने वाली सरकार की नींव रखने का चुनाव था। और हमने पहले ही कहा था कि जनता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले से डर के, कि अगला जींद का जो विधायक होगा वो कांग्रेस का ही व्यक्ति होगा। आज वो यहाँ जींद की सड़कों के ऊपर हर गली मोहल्ले में, गाँव में देखने को मिल रहा है। दावे तो सभी पार्टियां करी, क्या कांग्रेस ने क्या प्लान तैयार कर लिया? कि प्लान तो पूरा तैयार है, हमने रात दिन मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा जोरदार तरीके से उसमें वो किया, सारे नेताओं की एकजुटता दिखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने मन बना लिया कि जिस तरीके से 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ किया, 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी, आते ही उन सरकारों ने जिस तरीके के किसान गरीब मजदूर के हित में फैसले लिए, व्यापार और व्यापारी को सुदृढ़ करने की कोशिश करी, नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प जो हमारा है वही मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा। और अगली सरकार केंद्र में, प्रदेश में राहुल जी के नेतृत्व में बनती हुई दिख रही है और उसका हरियाणा की तरफ से 10 की 10 लोकसभा और 80 से ज़्यादा विधानसभा सीट का जो योगदान वो हम अपना पूरा करके कांग्रेस पार्टी को देंगे। तो क्या ये उपचुनाव सेमीफाइनल माने? बिल्कुल, ये सेमीफाइनल ही समझ लो इसको। और जिसकी जो यहाँ जीतेगा वही अगला सारा मामला उसी का ही होगा। और जनता यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल, देखिएगा डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ पहुँचे थे, उनसे हमने बातचीत की, वो यही कह रहे कि विकास के मुद्दे को लेकर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सत्ता का 2019 की सत्ता का सेमीफाइनल ये है और जो यहाँ जीतेगा
वही 2019 का रण जीतने वाला, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। और साथ में ये भी कहा कि वो लगातार लोगों के बीच गए हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे थे। तो वो भी जिस तरीके से जींद का विकास नहीं हुआ, जींद की जो समस्याएं हैं उनको लोगों के बीच रखा, और इसी की बात को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। जी चलिए जयदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और कोई ताज़ा जानकारी आपके पास हो तो तुरंत हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल स्टूडियो में फिर से आते हैं धर्मपाल धनखड़ साहब। सेमीफाइनल अभी तो कह रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जीत इनकी होगी, भविष्य किसी को मालूम नहीं है कि जिनके वोटर क्या मन में रखकर वोट कर रहे हैं, चेहरे को देखकर, पार्टी को देखकर, मुद्दों को देखकर, या फिर जो इतिहास है उससे सबक लेकर वोट कर रहे हैं। लेकिन जब ये हार जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा किसी भी पार्टी का, क्योंकि सभी सेमीफाइनल देखकर कह रहे हैं, क्या बाद में भी यही कहेंगे कि मामला उसका ही होगा जो जीता है, या सुर बदल जाएंगे? कमल, निश्चित रूप से हारने के बाद सुर बदल जाएंगे, क्योंकि अभी जो सेमीफाइनल बता रहे हैं जीतेगा एक ही। अभी सब सेमीफाइनल बता रहे हैं लेकिन जीतेगा एक ही, वही सेमीफाइनल बताएगा। बाकी सब कहेंगे कि इसका कोई प्रभाव आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पे नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि जींद की राजनीति बदल जाएगी, जिंदगी बदलेंगे, जींद बदलेंगे, या जींद को राजधानी बनाएंगे और जींद को विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम पार्टियां पहले सत्ता में रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी सत्ता में है, उससे पहले 10 साल तक जो है वो कांग्रेस सत्ता में रही, और उससे पहले जो है इंडियन नेशनल लोकदल भी सत्ता में रही। तो फिर जींद का विकास क्यों नहीं हुआ? जींद क्यों पिछड़ा रहा? तो सवाल वहीं के वही हैं। और आज आप एक उपचुनाव के बाद कौन से विकास के जो है उदाहरण पेश करेंगे? ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि तमाम दावे और वादे जो हैं वो, उपचुनाव है 8 महीने का है, एक विधानसभा सत्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर पाएगा जीता हुआ जो विधायक बनेगा, जो भी चुना जाएगा। तो कितना विकास वो करवा देगा, कितनी डिमांड वो विधानसभा में रख देगा अपने हल्के की, ये सोचने वाली बात है। ठीक है। तो यहाँ जो है ना, इस तरह की कोई विकास की धारा नहीं बहने वाली है, कोई गंगा नहीं आने वाली है विकास की। लेकिन इस तरह से हाइप क्रिएट किया गया है राजनीतिक दलों की ओर से कि लगता है कि जैसे अब जींद का ही विकास होगा। जादून साहब, ऐसा क्यों लगता है कि जो उपचुनाव पिछली बार 3 सालों में हुए हैं वो बीजेपी हारती नजर आती है, लेकिन अगर हरियाणा की बात कर ले तो नगर निगम चुनाव ऐसे रहे हैं जहां पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। 5 जो मेयर चुनकर आए, प्रधानमंत्री तक से मुलाकात करवाई जाती है। क्या संदेश उस दौरान बीजेपी देना चाहती थी? और आज अगर इस उपचुनाव की बात कर ले, इतिहास कहता है कि बीजेपी ने आज तक विधानसभा चुनाव जींद में नहीं जीता है, लेकिन यह भी सच है कि 2014 की बात कर ले तो पहली बार सत्ता में भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई है। क्या लगता है कि इतिहास बदलेगा? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, एक सवाल और ऐड कर लीजिए, 1972 के बाद जैसे कि आपको भी मालूम है कि कोई भी जाट उम्मीदवार नहीं जीता है, ये भी इतिहास बदलेगा क्या दोबारा से? देखिए, वो जो बताते हैं लोग, जो जाट उम्मीदवार लगातार नहीं फिर जीत पा रहा 72 के बाद से, तो उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र अलग बना दिया गया, तो उससे जो है डेमोग्राफिक चेंज इस तरह का हो गया कि फिर जाति आधार पर चुनाव जीतना मुश्किल हो गया। तो इसलिए फिर दूसरे जो है गैर जाट जो प्रत्याशी हैं वो जीतते रहे। उसका एक जो कारण है प्राइमा फेसी यही दिखाई देता है जी। बाकी तो बीजेपी ये चाहती है कि इस चुनाव पे ये सीट कभी बीजेपी के पास रही नहीं, तो बीजेपी ये चाहती है, एक बहुत बड़ा परीक्षण जो है बीजेपी के लिए है कि वो ये मैसेज देना चाहती है, देखिए कि हम एक विकास का मॉडल लेके आए, हमने सबका साथ सबका विकास किया, हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, हमने पारदर्शिता लाए, हमने भर्तियों में जो है परिवर्तन लाए, भर्तियां बहुत निष्पक्ष हो गई, योग्यता के आधार पर हो गई, और तमाम तरह के जो है भूमि अधिग्रहण के मामले खत्म हो गए, उसमें जो जिस तरह की भूमि व्यापार होता था सरकार के जरिए वो खत्म कर दिया। तो सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि भाई इस उपचुनाव को जीत कर हम ये साबित करें कि हमने जो कुछ नीतियां हम लेके आए और हमारा जो कामकाज है वो बड़ा खरा रहा है और लोगों ने पसंद किया है। देखिए कि ये सीट जब हमारे पास नहीं थी और अब हमारे पास आ गई है, इसलिए ही जींद का जो उपचुनाव है उसका प्रोफाइल बड़ा हाई हो गया है। कांग्रेस भी ये साबित करना चाहती है कि देखिए अगर हम जीत गए तो देखिए असली मुकाबले में हम, या असली विपक्ष हम थे, क्योंकि वो जो है
पोजीशन गंवा चुकी थी ना। कांग्रेस को जो है मुख्य विपक्षी पार्टी का भी दर्जा नहीं मिला, लेकिन था। असल परीक्षा वो तीसरे अगर नंबर पर कहें, चली गई। असल परीक्षा किसकी है? मनोहर लाल की है या बीजेपी पार्टी की है, नरेंद्र मोदी की है? क्योंकि देश में चर्चा हो रही है इस चुनाव की, उपचुनाव की। देखिए ओवरऑल बीजेपी की है वो। अब उसमें अब जब वो कोई लीडर होता है तो हम देखने लग जाते हैं कि लीडर और पार्टी एक हो चुके हैं। हम ये मानते हैं कि भाई मोदी लीड कर रहे हैं तो मोदी ही है, लेकिन एक्चुअल में बात बीजेपी की है कि बीजेपी क्या कर पा रही है। आखिर में पार्टी की रीति नीति की ही परीक्षा होती है। व्यक्ति ठीक है कि एक सेनापति आपका है तो फिर वो लोग सेनापति को देखने लग जाते हैं, लेकिन है तो पार्टी ना। पार्टी का फैसला होगा कल को। जो है ये नहीं है कि अगर आपका सेनापति नाकामयाब हो जाता है तो स्वाभाविक है कि पार्टी अपना सेनापति बदल सकती। तो पार्टी है, ओवरऑल पार्टी का फैसला होगा। तो ये कि किस पार्टी का क्या कामकाज रहा है, आखिर क्या परफॉर्मेंस। जादुन साहब, ये भी सच है कि जब तक रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने नहीं आया था उससे पहले कहा जा रहा था, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो भी मान रहे थे कि तीसरे चौथी पार्टी है कांग्रेस जींद में, ऐसा कहा जा रहा था। जैसे ही एंट्री रणदीप सुरजेवाला की होती है उसके बाद समीकरण बदल जाते हैं। अब देखिए सुरजेवाला का अपना एक व्यक्तित्व तो क्या है। वही कारण था क्या कि उस इस तरह की चर्चा हो पर्सनैलिटी रही थी? का भी बड़ा फर्क पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्तित्व के आधार पर भी लोग आकलन करते हैं। फिर आपकी विचारधारा, आपके जो लोगों के बीच में संबोधन, आपके भाषण, आप जो तथ्य रखते हैं, जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, उसके आधार पर भी लोग आकलन करते हैं। नहीं तो फिर आखिर में ये जनसभाएं क्यों होती हैं? जनसभाओं का मतलब यही होता है कि आपने लोगों को बुलाया और अपना विचार प्रस्तुत किया। तो इन सब के आधार पर एक पर्सनैलिटी बनती है, व्यक्तित्व उभरता है। तो स्वाभाविक है कि भाई ये जो सुरजेवाला की पर्सनैलिटी में लोगों को लगता है कि कुछ वजन है, जो दावेदारी भी कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, तो लगा है कि अब इस चुनाव में मुकाबला खड़ा हो गया सुरजेवाला के आने से। लेकिन अब देखिए कि मतदाता क्या फैसला कहीं रिस्क तो नहीं है सुरजेवाला के लिए, क्योंकि बलि का बकरा उनके विरोधी कहते हैं उनको कि बनाया गया है। नहीं, देखिए अब ये तो अंदर की बात है कि कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये देखने की बात है कि इसके परिणाम से ही पता चलेगा कि गुटबाजी चूंकि हावी थी कांग्रेस में, ये निश्चित तौर पर थी, तो गुटबाजी के आधार पर लोग देखते हैं कि आखिर में ये गुटबाजी जो है अभी इस चुनाव में काम करेगी या ना करेगी। हो सकता है कि पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, तो हो सकता है कि सभी गुट सोचेंगे जब पार्टी नहीं रहेगी तो गुट कहां से रहेगा। हो सकता है कि वो फैसला बदल लें, लेकिन ये निश्चित तौर पर चुनाव परिणामों से सामने आएगा कि आखिर में स्थिति क्या रहती है। परसेंटेज ऑफ वोट जो है सुरजेवाला को कितना मिलता है। अब मान लीजिए वो जीतते हैं तो अब तो ठीक है, और नहीं भी जीते हैं तो ये दिखाई देगा कि इस एकजुटता का जो दलीय इनके जो अंदर के मतभेद थे एक दूसरे से, और जो इनकी महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थी, उस टकराहट ने कितना अपने आप को समझौते में बदला है, ये एक देखने की बात होगी। ये चुनाव नतीजे से ही पता चलेगा, अभी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन लंबे समय से गुटबाजी चलती रही है तो लोग एकदम उसको संदेह की नजर से भी देखते हैं कि गुटबाजी दूर हुई या नहीं हुई। इस पर एक डाउट बना रहता है लगातार। तो वो स्थिति तो है। ठीक है जादौन साहब, जींद शहर को लेकर कुछ आधारभूत सवाल भी है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जींद में घूमे हैं और आप दिलचस्पी भी रखते थे, और आपने भी मुझसे कई बार बातचीत की है कि जींद में जो समस्या है उन पर बहुत कम बात हुई थी, और फिलहाल क्या कुछ माहौल बना था इससे पहले, उस पर भी चर्चा होगी। कमलकांत गौरी साहब, आधारभूत जब सवालों की बात होती है जींद शहर को लेकर, तो सवाल ये भी उठते हैं कि क्या वाकई में जो तमाम प्रत्याशी थे वो अपनी बात पर अटल रहे, जैसे कि विकास की बात करते थे, या फिर मुद्दे से वो धीरे धीरे भटकते नजर आए? क्योंकि आपने भी प्रचार बिल्कुल नजदीक से देखा है हर प्रत्याशी का कि क्या क्या कहा गया है। देखिए, हिंदुस्तान में जो प्रचार होता है वो विकास के नाम पर ही होता है। आप सीधे तो जातियों से अपील कर नहीं सकते हैं। तो हिंदुस्तान में चुनाव सब जगह होता है, एक फ्रंट लेवल पर और होता है, मुखड़ा कुछ और दिखाया जाता है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। उसी तरह से चुनाव भी उसी तरह से होता है। नीचे जो हैं वो जातीय समीकरण बनाए जाते हैं। वोटों की खरीद फरोख्त भी पुराने समय से चलती रही है हिंदुस्तान में, कितना कंट्रोल हुआ है कह नहीं सकते, वो भी होता है। और चुनावी समीकरण वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, नाम विकास का ही लिया जाता है, सब विकास का ही नाम लेंगे। और वहाँ मुद्दा भी ये बड़ा था, जनता के लिए एक मुद्दा भी फेंकना होता है, तो जनता के लिए मुद्दा भी फेंका जाता है और विकास ही मुद्दा होता है। जो लोगों के इश्यूज़ हैं वही इश्यूज़ होते हैं। एम्प्लॉयमेंट है, खेती है, रोज़गार है, विकास है, यही मुद्दे
उठाकर लड़े जाते हैं और सब पार्टियां लड़ती हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मैं इस समुदाय को कहूँगा कि मेरे लिए वोट डालो। वोट सभी से मांगे जाते हैं, लेकिन एक समीकरण बैक ऑफ द डोर पीछे की तरफ बनाया जाता है, वो सभी बनाते हैं। धर्मपाल जी, अगर बात कर ले इस चुनाव में जाति पाति की, केजरीवाल आते हैं, बिल्कुल अंत में आते हैं और कहते हैं कि अंतिम गेंद पर उन्होंने छक्का मारा है प्रचार अभियान में, लेकिन एक सवाल उन पर भी उठता है। उन्होंने कहा कि जाति पाति का 4 साल से जहर घोला जा रहा है, बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया। लेकिन जाते जाते आपने ये भी देखा कि वो क्या कह गए कि कुछ व्यापारी मेरे पास दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर वो कंफ्यूजन में थे और मैं यहां पर आ गया हूं, अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यानी कि निशाना भी लगा दिया और खुद भी अपना जो कहना चाहती थी बात और भाव वो भी बता दिया कि अब क्या कहना चाहते हैं और किन्हें वोट करना होगा और किस पार्टी को करना है, किस प्रत्याशी को करना है। देखिए कमल, इस तरह की चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी घटनाएं अनेक होती हैं और पहले भी होती रही हैं, और हर नेता अपने समर्थकों को कोई न कोई इशारा ज़रूर करता है और उस इशारे से उनके समर्थक समझते हैं, और जो खास समझने वाले होते हैं वही समझते हैं। पूरी जनता जो है उसको नहीं मानती है। लेकिन ये है कि हर नेता अपने समर्थकों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है, कोई बात से इशारा करता है, कोई हाथ से इशारा करता है। तो इस तरह की चीज़ें लगातार चुनाव में देखने में आती हैं, और केजरीवाल ने भी वही किया है जो एक कुशल नेता करता है। जिस तरीके से उन्होंने बनिया बिरादरी को अपना एक संदेश देने की कोशिश की व्यापारी के नाम पर, और वही किया भी उन्होंने। और ये एक तरीका है लोकतंत्र में, सीधे किसी जाति को ये ना कह करके कि आप हमारे समर्थन में पक्ष में मतदान करें, बल्कि उससे बच करके और अब अप्रत्यक्ष रूप से जब विरोधियों पर प्रहार करने की बात आती है तब जाति का नाम लिया जाता है। जैसा कि मुख्यमंत्री पर जब उन्होंने निशाना साधा तो उन्होंने मुख्यमंत्री की जाति का नाम लिया है। देखिए, जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं भी पंजाबी हूं, और ये अक्सर वहाँ जो है अपने नगर निगम चुनाव में जो है पिछले दिन ये देखने में आया था, और लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था, वो मुख्यमंत्री ने दावा नहीं किया था। एक समर्थक, एक मेयर ने मुख्यमंत्री के नाम पर किया था। मुख्यमंत्री मोटे तौर पर मैं निजी रूप से जानता हूँ, मुख्यमंत्री इस व्यक्तित्व के नहीं है। जहाँ तक की बात है कमल जी, यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ, उनको ये सजेस्ट किया जाता था कि आपके पास एक बेस वोट होना चाहिए, और वो आपका बेस वोट पंजाबी है क्योंकि आप पंजाबी हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से इस बात को झिड़कते थे। बिल्कुल कि ये बात मेरे सामने मत बोलिए। लेकिन ये जरूर अंततः उसी बात पे आ गए हैं। नहीं, वो मुख्यमंत्री वही चीज दर्शाने की कोशिश की है। नहीं, हम ये तो नरेंद्र मोदी पर एक आरोप लगाया गया कि आपने कहा कि बदला तो लेंगे ही, वो एक अखबार की हेडिंग को। तो ये एक मेयर के कैंडिडेट ने ये प्रचार किया, मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा नहीं कहा, जो है उसकी आलोचना की गई, जो इश्तिहार की आलोचना की। इश्तिहार की बात अलग है, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जब जाति पे ही वोट देना है तो मैं भी पंजाबी हूँ, मुझे दें। आप एक बयान मुझे बता दें, ये बयान आया था बाकायदा कि मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं कहा। कुल मिलाकर जाति पाति पर बातचीत हो ही जाती है चुनाव में। ये चीजें जो हैं, इस तरह की चीजें जो है लगातार देखने में आती हैं, चाहे वो एक्चुअली राजनीतिक कोई भी हो, केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा था कि मैं पहले जाट हूं, बाद में मुख्यमंत्री। अब वही बयान मुख्यमंत्री के मुंह में डालने की कोशिश हो गई, हमने कहा था तो तुमने भी तो कह दिया। ऐसा नहीं है, मैं निजी रूप से जानता हूं मुख्यमंत्री को, मेरी निजी रूप से इस मुद्दे पर उनसे बात हुई है, और वो जो भी व्यक्ति इस तरह की बात करता है उसको झिड़कते हैं बकायदा। ही गेट्स इरिटेटेड फॉर दिस कि आप मुझे पंजाबी नेता मत बनाइए, मैं पंजाबी नेता नहीं बनूं। और उन्होंने ही ये नारा दिया है, और जो कि आगे मुझे लगता है ये नारा चलेगा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये मुख्यमंत्री का ही नारा है, और वो इस चीज़ को लेटर और स्पिरिट में बिलीव करते हैं। कमल जी, ये अच्छी बात है। उन्होंने शुरू में जो है ये भी कहा था कि मेरे नाम के साथ जो है खट्टर ना जोड़ा जाए, मनोहर लाल मेरा नाम है। खट्टर वो अपने नाम के साथ नहीं जोड़ते हैं, लोग अभी भी उनको खट्टर बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं उनकी अगर आप नेम प्लेट कहीं पर भी देख लें, ये एक अच्छी पहल है। छपा होगा तो वो मनोहर लाल ही छपा होगा, वो खट्टर नहीं लगाते हैं। उनकी नेम प्लेट आप सचिवालय में जाते हैं देख लें, उसके ऊपर मनोहर, जहां पर भी ऑफिशियल उनका नाम है वो मनोहर लाल ही है, खट्टर नहीं है। ये क्योंकि मैं निजी रूप से जानता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, हर जाति के सम्मेलन में भी अलग अलग जाते हैं। पंजाबी सभा की गई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री गए थे। तो जाति तो सबके लिए मायने रखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं निश्चित रूप। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है जातिगत राजनीति में, क्योंकि अगर आप किसी को जाति के नाम पर खदेड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक, और या किसी आपका वोट बैंक आप जाति के नाम पर मांगेंगे,
तो दूसरे की मजबूरी हो जाती है कि उसको भी राजनीति में खड़ा होना ठीक है। तो ये प्रयास जो है ना, ये चारों तरफ से हो सकता है, ये एक तरफ से नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं जयदीप के पास। लगातार हमें जानकारी जयदीप दे रहे हैं, बूथ नंबर 65-66 पर मौजूद है। जयदीप, फिलहाल ताजा जानकारी क्या है वोटिंग को लेकर, बताइए आप। जी कमल, बिल्कुल देखिएगा, अभी यहाँ हम 65-66 बूथ के बाहर है, लगातार लोग आ रहे हैं, वोट करके जा रहे हैं। अभी 40% के करीब के आसपास जो है वो, क्योंकि 11 बजे जो है जो फाइनल हुआ था, 11 बजे अभी इन्होंने जो परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज वो जारी की थी। अब करीब 40% के करीब अब तक जो मतदान हो चुका है। 5 घंटे होने को आए, करीब 5 घंटे का समय हो गया है कि लोग जो 7 बजे वोटिंग के लिए निकले थे, अब जो है 12:15 हो गए हैं, तो करीब 4.25 घंटे हो गए। 4.25 घंटे में 40% के करीब जो है वो वोटिंग हो चुकी है। जहाँ पे हमने बात की, जैसे एसडीएम से हमने जानकारी ली, सभी जगहों पर जितने 174 जो है बूथ जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, सभी पर अभी तक जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। 1-2 जगह पे ऐसा हुआ है कि कुछ देर के लिए जो है ईवीएम मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसको भी ठीक कर लिया गया है। अभी तक सभी जगहों से जो है वो शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आई हैं, और जैसा हम देख रहे हैं उत्साह जरूर है, वोटरों में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरीके से ये चुनाव हाई प्रोफाइल चुनाव बन गया पूरा, तो जिस तरीके से राजनेताओं ने, पार्टियों ने पूरा दमखम लगाया था चुनाव प्रचार में, उसका नतीजा आ रहा है। लोग भी उसी तरीके से जो है वोट कर रहे हैं। भारी संख्या में जो है लोग पहुँचे हैं, अलग अलग जितने पोलिंग स्टेशन हैं अपने वोट का यूज कर रहे हैं, अपने वोट की पावर है उसको समझ रहे हैं। और जब भी हमने बात की, अभी अशोक तौर से बात की, थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे डॉक्टर अशोक तौर पहुँचे थे, तो वो भी निश्चिंत दिखाई दिए और कहा कि उनका प्रत्याशी जीत रहा है, विकास के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। उससे पहले हमने जो कृष्ण मिड्डा है उनका यहीं पर उनकी जो है वोट डालने आए थे, अपनी माता जी को लेकर डालने आए थे, वो भी विकास के मुद्दे पर जो है जनता से वोट उन्होंने कहा था हमने मांगी है। और जींद शहर का पिछले 4-4.5 साल में जो है जो विकास हुआ है, जो काम हुए हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच गए और जनता उनको वोट डालेगी। तो बिल्कुल ये चुनाव बेहद रोमांचक हो गया और आखिरी समय तक अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि किसका पलड़ा भारी है। सभी जो नेता हैं वो दमखम से जो है चुनाव प्रचार में डटे थे। अभी भी लगातार जो है आज जो कैंडिडेट्स हैं, बड़े नेता हैं, इस बूथ पर कौन कौन आ चुका है अभी तक बड़ा नेता चल रहा है, कहीं कोई खामी तो नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने खबर आई थी कि रणदीप सुरजेवाला कंडेला पहुंचे हैं, अशोक तौर यहाँ 65 नंबर बूथ पर आए थे। तो लगातार जितने भी जो कैंडिडेट्स या नेता है वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। और तो बिल्कुल ये चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। जो आखिर जो 31 तारीख को जब नतीजे होंगे तब भी अभी तक ये फाइनल नहीं है कि किसी पार्टी का कोई पलड़ा भारी है या कौन कैंडिडेट आगे रहने वाला है। बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों में दिख रही है। चलिए जयदीप, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। धर्मपाल जी, आपके पास आते हैं। जो गति चल रही है वोटिंग की, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? लगता है ऐसे तो कि 5 घंटे और बाकी है, 12 बजे के बाद 70% तो क्रॉस करेगी वोटिंग। देखिए, ये उपचुनाव है और बड़ा जो है प्रेस्टिजियस इश्यू जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में और वोट प्रतिशत जो है वो सामान्य से ज़्यादा होने की उम्मीद है। जो रूटीन में वोट प्रतिशत रहा करता आम विधानसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा होने की उम्मीद है। और चूँकि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और जयदीप शायद वहाँ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। जयदीप, आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं वहाँ पर जो मौजूद है आपके पास? जयदीप, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? चलिए फिर से कोशिश करेंगे, वो जरूर कुछ कहना चाहते हैं लेकिन फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी धर्मपाल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हाइप जो किया गया है, क्रिएट किया गया है, उससे जो है जनता उद्वेलित हुई है। जनता जो है ये वोट डालने के लिए निकल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और मैन टू मैन कन्वेंसिंग हुई है। एक आदमी के पास 10-10 बार वोट मांगने गए हैं उम्मीदवार। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है ये समझ में आ रहा है कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और लगातार जो है वोटर्स बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं। और ग्रामीण इलाकों में वैसे भी शहरों की अपेक्षा मतदान ज़्यादा होता है। और एक और बात कमलकांत जी, जींद उपचुनाव को लेकर सामने आए हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं या पूरा मीडिया है, चाहे देश का मीडिया हो चाहे रीजनल मीडिया हो, वो लोगों तक पहुंचा है। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि
एक जो जींद का वासी है उसने कई मीडिया संस्थानों से बातचीत की होगी, मीडिया कर्मियों से बातचीत की होगी। हर बार उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है, किस मुद्दे पर आप वोट करें, किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि मेरे भी दोस्त जींद से हैं, उन्होंने एक बात मुझसे खुद कही कि यहाँ पर जो आधारभूत सवाल है, जो बेसिक सवाल है, वो आज भी है। अब देखिए 12,000 बंदरों की परेशानी है जिनमें किसी नेता ने इस बात की जयदीप जुड़ चुके हैं, ये सवाल आपसे लेंगे। जयदीप जी, क्या कहना चाहते थे? आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं आप? जयदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे जयदीप से जुड़ने की। तो मैं वही कह रहा था, करीबन 12,000 बंदरों से जिलावासी परेशान है, और ये सवाल मुझसे ही पूछा गया कि क्या किसी नेता ने ऐसा कहा है कि हम वो भी परेशानी दूर करेंगे। आप देखिए, छोटी सी बात है लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है। देखिए, ये बहुत सारे सवाल जो है ना वो ऑफिसर्स के हाथ में होते हैं, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर सिर्फ कहने भर की देर है कि आप इन बंदरों का इलाज कीजिए, इनको जंगल में छोड़िए, जो भी साथ में कोई जंगल है उसमें पकड़ के जो निश्चित मात्रा में उनको छोड़ा जाता है, सब जगह छोड़ा जाता है, दिल्ली में भी ये काम किया जाता है। लेकिन हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार से सवाल होते हैं इस मुद्दे पर। हाँ, तो सवाल इसलिए होते हैं कि वो आ जाते हैं और उनको छोड़ा जाता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसके लिए प्रतिनिधि होने की जरूरत भी नहीं है उतना कि आप अगर अप्रोच करें, लोकल अथॉरिटीज का काम है ये, कुछ काम अथॉरिटीज का भी है, सारे काम एमएलए नहीं करेगा। हमारे यहाँ थोड़ी सी ये दिक्कत भी हो रही है, हम हर चीज जो है वो सरकार से अपेक्षा करने लगे हैं कि ये सरकार करेगी। अब जैसे देख रहे हैं कि हर चीज हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, मोदी जी जवाब दें, तो ये इस तरह के केजरीवाल को खांसी आती है तो जोक बनते हैं सोशल मीडिया पर कि ये मोदी की साजिश है। हाँ। फिर से आएंगे सवालों पर। जयदीप फिर से जुड़ चुके हैं। जयदीप, हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, बताइए हमें। जी कमल जी, जयदीप बताइए, जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे बातचीत कीजिए आप। जी कमल, बिल्कुल यहाँ पर जब हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो लोग वोट डाल के आए वो भी हमारे साथ है। कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, उनसे बात करने की प्रयास करें किस तरीके आप यहाँ वोट डालने या डाल दिया आपने? डाल दिया जी। डाल दिया। तो कैसा, किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में आपने वोट डाला है? विकास के तौर पर। किस तरीके की संभावनाएं देखती है, क्या होना चाहिए जींद में? जींद में विकास होना चाहिए। विकास के नाते पे बीजेपी को समर्थन वोट डालेंगे हम। क्या चलिए, किसी पार्टी का नाम ना ही ले तो बेहतर है। मतदाता जयदीप, मुद्दे विकास कर रहे हैं, मुद्दे तो कहीं सबसे बड़ा मुद्दा पूछिए, क्या है उनके मन में? सड़क, पानी, बिजली। सरकार तो है जी, अब एमएलए साहब बने तो अच्छी बात है, सरकार के साथ बहुत होंगे विकास। तो विकास का मुद्दा तो आप बोल रहे हैं, लेकिन उसमें रहने क्या वाला, क्या शहर का आदमी है, शहर का को लेकर सड़कें हैं, रोजगार की बात है। कृष्ण जी मिड्डा बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब हैं। चलिए जयदीप, आएंगे आप। बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरीके से आपने सुना, लोग सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है जयदीप, आएंगे आपके पास फिर से। आप तमाम जो अपडेट्स है वो अपने पास रखिएगा, और जैसे ही जानकारी बड़ी मिले वो भी हम तक पहुंचाइएगा। धर्मपाल जी, जैसे कि हम बात ही कर रहे थे, जो कास्ट फैक्टर है उसकी दोबारा से बात होती है, हर बार होती है, और जो जाट उम्मीदवार अब की बार खड़े हैं, क्या लगता है उनके चांसेस कितने % बढ़ जाते हैं? जबकि 1972 के बाद की चर्चा होती है कि कोई जाट यहां से उम्मीदवार नहीं जीता है, वोट बढ़ जाएंगे। और दलितों को नहीं भूलना चाहिए, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, वो भी अहम योगदान दे सकते हैं अपने उम्मीदवार को चुनने में। और वो एक बनिया वोटर है, उसको भी नहीं भूला जाना चाहिए, वो भी जो है यहाँ पर अहम भूमिका निभाएगा यहाँ विधायक चुनने में। कमल, पहली बात तो ये है कि जो हम चर्चा करते हैं जातीय आधार पे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैंडिडेट क्या है, जातीय समीकरण क्या है, निश्चित रूप से जातीय समीकरण अहम है, लेकिन इस तरह की चर्चा करके भी हम उस जातिवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारी मजबूरी ये है कि हम उस जाति की चर्चा किए बगैर विश्लेषण भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारे समीकरण वहीं काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से उम्मीदवारों की बात की जाती है कि फला उम्मीदवार
फला जाति से है, अब उसको आज तक यहाँ जीत नहीं मिली या 1972 के बाद से नहीं मिली। निश्चित रूप से जो जीतने वाली पार्टियां रही हैं या जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी की हवा रही है, उन्होंने उस जाति के उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। तो जब लोग गणित लगाते हैं तो गणित यही लगाते हैं कि अगर उस पार्टी के या फला 3 पार्टियों के उम्मीदवार अगर इस जाति से आते हैं तो हम ये चौथी जाति से लेते हैं। हर बार इसी तरह का गणित लगाया जाता है और उस गणित में जो स्टीक बैठता है वो आगे निकल जाता है। तो बेशक यहाँ कहा जाता है कि जाटों का गढ़ है जींद, हरियाणा की राजनीति का गढ़ है, लेकिन इसीलिए यहाँ से उम्मीदवार जो है ठीक है वो नहीं जीत ठीक पाते है। चर्चा लगातार जारी भी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, समय हो चुका है। लेकिन जिन पर जैसे कि हम लगातार आपको महा कवरेज दिखा रहे हैं